सा जो मुद्दा है वो चेंज करते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस आज की कड़ी की तरफ फोकस करते हैं। श्री राकेश व्यास, सीईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और हम जूझ रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमें 25,500 नीचे मिला हुआ है और 26,000 ऊपर, बस ऊपर नीचे पूरा का पूरा। अगर आप देखें बजट, ट्रेड डील, आपका अर्निंग सीजन इस 500-700 पॉइंट के दायरे में हमने स्पेंड कर दिया। बट अब एक नई समस्या है, मेरे ख्याल से क्रूड जो नाउ दैट्स हेडिंग टुवर्ड्स 72 ऑलमोस्ट। कैसे देख रहे हैं आप राकेश जी बाजार की प्लेसमेंट को, और शॉर्ट टर्म के लिए इज देयर एनीथिंग जो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सा रिलीफ दे, या फिर ग्लोबल मार्केट की रैली से हमारी जो एक पैरिटी है उसको एस्टेब्लिश कर पाए, या अभी थोड़ा सा आपको लगता है कि इंडियन मार्केट्स अभी एक चैलेंजिंग फेज में रहेंगे? नमस्कार वीरेंद्र जी, धन्यवाद इस शो पे बताने के लिए। जैसा कि आपने बताया, काफ़ी सारी जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। बट जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अर्निंग ट्रेजेक्टरी जो है वो धीरे-धीरे बेहतर होती नज़र आ रही है और उम्मीद है कि ये एफवाई 27 जो है वो करीब 12 से 14% टाइप का ग्रोथ दिखाएगा। जबकि लास्ट 2 साल से हम अगर देखें तो कंटिन्यूअसली अर्निंग डाउनग्रेड होती जा रही थी। तो वहाँ पर एक मुझे लगता है कि थोड़ा पॉज़िटिवनेस बचा है। जहाँ तक नियर टर्म की बात है, जो क्रूड का मूवमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव है, बट जो बाकी जैसे कमोडिटीज़ हैं उनमें जो अ, टॉप से थोड़ा डिक्लाइन आया है, उससे बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ पर एक बड़ा कंसर्न था मार्जिन को लेकर कि क्या वो ये सारी जो कॉस्ट है ये पास ऑन कर पाएँगी या नहीं, स्पेशली ऑटोज़ की बात करें, कैप गुड्स की बात करें। तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा-सा कुशन मिलेगा इसमें मार्केट को और इंडस्ट्रीज़ को। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी भी मुझे लगता है थोड़ा पॉज़िटिव है। अ, थोड़ा ऊपर-नीचे चलता रहेगा, बट यहाँ से अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए तो पॉज़िटिवनेस मुझे ज़्यादा नज़र आती है। ओके, मतलब गुड आफ्टरनून राकेश जी, श्रेया बात कर रही हूँ। मतलब थोड़ा नियर टर्म में इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट है भारतीय बाजार के। लेकिन मीनवाइल 350 अंकों से ज़्यादा की गिरावट अब निफ्टी में, और 25,500 के नीचे टेस्ला ऊपर 25,470 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में, ऊपरी स्तरों से 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं। लेकिन राकेश जी, श्रेया बात कर रही हूँ, जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो बना, एक वही बड़ा कारण आज की गिरावट का देख रहे हैं आप? और इनफैक्ट एक चीज ये भी है कि यूएस ईरान में जो टेंशन है उसका असर सिर्फ भारतीय बाजार पर ही देखने को मिला है। सर, आपका टेक क्या है? नहीं श्रेया जी, बात सही है आपकी, पर देखिए जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो क्रूड का मूवमेंट है, इंडिया जिस हिसाब से इंपोर्ट करता है क्रूड, उसका बड़ा इम्पैक्ट है हमारे करंट अकाउंट पर, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, और जो रेट एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल उसको लेकर। अ, मेरा ऐसा मानना है कि आरबीआई ने स्पेशली अराउंड रेट पिछले साल बहुत कुछ अपफ्रंट कर दिया है, तो यहाँ से इंक्रीमेंटली रेट में मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आता है। पर अगर इस तरह से क्रूड का मूवमेंट ऊपर जारी रहा, तो बहुत सारे जो करंट अकाउंट की जैसे मैं बात कर रहा था, उसमें थोड़ा चैलेंज आएगा। ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा चैलेंज आएगा। हो सकता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग जो मैं बता रहा था 12 से 14%, उसमें थोड़ा डाउनसाइड रिस्क आ सकता है। तो ये एक थोड़ा-सा बड़ा फैक्टर है जो मेरे ख्याल से गिवन द इकोनॉमी साइज़ और इम्पैक्ट ऑफ क्रूड थोड़ा हमारे लिए बड़ा ज़्यादा दिखता है। पर राकेश जी, एज आपकी पीएमएस भी हैंडल करते हैं, मैं जानना चाहूँगा बतौर फंड मैनेजर आपकी चॉइस आईटी को लेकर क्या है ना? आईटी का ये पेन एक्सटेंड कर चुका है, और इवन एट दिस प्राइस आई मीन इंस्टीट्यूशनल मनी यहाँ से एग्जिट कर रही है। सिर्फ फेब में एफ का 0.1 ट्रिलियन का अगर आप देखें एग्जिट है, 10,000 करोड़ रुपए का। एंड आई थिंक इंक्लूडिंग जनवरी फरवरी ऑलमोस्ट 7.75 ट्रिलियन, यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए का एग्जिट हो चुका है। और अगर आप इस डिजिट को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, आई मीन सिंस जनवरी दिस इज ऑलमोस्ट 2.8 ट्रिलियन। आई मीन इतनी ह्यूज सप्लाई के अगेंस्ट क्या हम रिटेल को खड़ा होना चाहिए क्या इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, सही सवाल पूछा आपने। आईटी को लेकर एक बात बताना चाहूँगा। एज़ ए हाउस हम लोग पिछले करीब 2 साल से अंडरवेट हैं। हम लोग ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है उस स्पेस को लेकर, बिकॉज़ हमको लग रहा था कि यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियली स्लो डाउन है, और वो ओवरऑल जो बेंचमार्क है उससे कम ही अर्निंग ग्रोथ दिखाएँगी ये सारी लार्जर कंपनीज़।
तो इसकी वजह से थोड़ा नेगेटिवनेस था और वैल्यूएशन जो थे वो रीजनेबली फेयर टू थोड़े से एक्सपेंसिव थे, गिवन की अर्निंग ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी बहुत सॉफ्ट था। बट ये जो अभी एआई के जो वजह से बड़ा फॉल आया है स्पेशली आईटी सर्विसेज सेक्टर में, उससे अभी इंक्रीमेंटली मल्टीपल्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं अगर हम नियर टू मीडियम टर्म अर्निंग ग्रोथ की बात करें। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं या लोगों से सुना है एक्सपर्ट से, उसके हिसाब से एआई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव है। एआई में जैसे बता रहा था कि फियर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, और बट इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एआई इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रियलाइजेशन है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा। बट काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और अगर आप देखेंगे इंक्रीमेंटली पिछले कुछ दिनों में तो बहुत सारी जो लार्जर ग्लोबल टेक कंपनीज है उन्होंने इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशंस अनाउंस किए हैं। ये सारे इस बात को दर्शाते हैं कि अगर एआई को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव बनना है, इम्प्लीमेंट होना है, तो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए काम बढ़ेगा। वो काम अगर एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ में कितना ट्रांसलेट होगा आफ्टर डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट, वो देखना बाकी है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है इस सेक्टर की। फिलहाल अभी भी हम लोग काफ़ी अंडरवेट हैं, बट जो मैसिव अंडरवेट पोजीशन था या जो हमारी शंका थी पहले, वो धीरे-धीरे अभी दूर हो रही है। हम सिर्फ एक ही चीज़ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं वीरेंद्र जी कि ये आईटी ये एआई का आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ के लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि मल्टीपल जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से अर्निंग ग्रोथ जो है वो बहुत लो सिंगल डिजिट नंबर रिफ्लेक्ट करती है। जबकि अगर इंडियन रूपी वर्सेस यूएस डॉलर की बात करें तो 2 से 3% सालाना ऑन एन एवरेज वहीं से एक बेनिफिट आ जाता है अर्निंग्स को। तो इसलिए अब हम थोड़ा अट्रैक्टिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसा आपने बताया एफआईआईज़ कंटिन्यूअसली इसमें सेलर है। मेरे ख्याल से डीआईआईज़ थोड़ा उनको काउंटर कर रहे हैं, बट जो ओवरऑल इंडेक्स है वो बहुत प्रेशर में है। बट कमाई के कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली उन कंपनीज़ में जहाँ वो चैलेंजर्स हैं, मिड साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, जो कि ग्रोथ ज़्यादा दिखा सकती है और मल्टीपल्स ऑलरेडी करेक्ट है। आईटी पर ही आपका टेक, अभी और कुछ पहलुओं को साफ होना बाकी है। अच्छा राकेश जी, लेकिन अब गर्मी दस्तक दे रही है, तो ये जो स्पेस है, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये जो वाइट गुड स्पेस है, इसको लेकर एक्सपोजर बढ़ाया है आपने, यहाँ पर आपका व्यू क्या बन रहा है? बिल्कुल, पिछला पिछला जो समर था श्रेया जी, वो आपको पता है बहुत ही खराब निकला है इन कंपनीज़ के लिए। हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि बैक टू बैक गर्मी जो है वो खराब कभी होती नहीं है। तो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मलाइज़ होगी। तो उसमें ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के लिए एक बड़ा अपॉर्च्युनिटी है, बट चैनल में इन्वेंटरी भी बहुत ज़्यादा है, जो चैनल चेक दिखाते हैं। हमने इंक्रीमेंटली डिस्क्लोज़र के साथ बताता चाहूँगा, ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमारे पास में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसी कंपनीज़ का एक्सपोज़र हमने चालू किया है लेना। वहाँ हमको लगता है कि ओवरऑल डाइवर्सिफ़िकेशन भी अच्छा है प्रोडक्ट पोर्टफ़ोलियो का, बट जो समर का प्ले है वो आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। बट समर का जो प्ले है वो मेरे ख्याल से पावर सेक्टर से भी अच्छे से खेला जा सकता है, बिकॉज़ नॉर्मली इस पूरे माहौल में जो अगर अगर एसी डिमांड बढ़ेगी, समर की वजह से पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो वो एक अलग दूसरा प्ले है जिस पे फ़ोकस किया जा सकता है। बट आई एग्री विद यू कि यहाँ पर इंक्रीमेंटली थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ा है। हम्म। अच्छा राकेश जी, जहाँ पे आप अर्निंग्स को लेके बहुत जिसे कहते हैं ना, आश्वस्त हैं, है ना, जहाँ अर्निंग्स अच्छी ही रहेंगी, उसमें आप, मैं अगर जोड़ दूँ नाम, होटल्स या फिर हॉस्पिटल्स, दोनों नाम, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा झुकाव आपका किसकी तरफ रहेगा? ठीक है, तो हमारे पास होटल्स एज़ ए स्पेस वीरेंद्र जी काफ़ी टाइम से हमारा एक्सपोज़र रहा है, और वहाँ पर कंटिन्यूअसली हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने अर्निंग्स डिलीवरी भी दिखाई है। बट एक चीज़ मैं कॉशन करना चाहूँगा कि जिस रेट से जो रूम रेट्स बढ़ रहे थे पिछले 3-4 साल से, अब यहाँ पर वो रूम रेट की जो ग्रोथ है प्राइस में, वो धीरे-धीरे मॉडरेट होने लगेगी। तो यहाँ पर ये सेक्टर फिर भी जहाँ ओवरऑल रूम एक्सपेंशन्स आ रहे हैं, जहाँ ग्रोथ आ रही है, वहाँ पर बेट लिए जा सकते हैं। और फिलहाल के लिए अगर देखेंगे तो बहुत सारे ये जो स्टॉक्स हैं, ये अपने पीक से 15-20% करेक्ट भी हो चुके हैं या उससे ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ अपॉर्च्युनिटी अच्छी बनती है, बट बेट वहाँ करना चाहिए जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखेगी रूम की वजह से, न कि प्राइसेज़ की वजह से। क्योंकि मुझे लगता है कि रूम प्राइसेज़ जो हैं वो अब ब्रॉडली मोर इन्फ्लेशनरी नेचर में बढ़ेंगे, जबकि वो पिछले 3-4 साल से बहुत एक्स्पोनेंशियली बढ़ रहे थे। राकेश जी, यहाँ होटल्स की पे जहाँ हम तक दोनों का बात विरोधाभास है।
नहीं, आप अभी किसका बोल रहे थे? अभी आप हॉस्पिटल का बोल रहे थे, होटल का बोल रहे थे? होटल्स का बता रहा था मैं अभी तक। हॉस्पिटल की हाँ, जहाँ तक बात यहाँ पे है, हमारा तो विरोधाभास है। आप लास्ट टाइम कब घूमने गए थे परिवार के साथ? राकेश जी, अभी गया था श्रीनगर दिसंबर की छुट्टियों में घूमने गए। रूम रूम अरे बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत। मैं तो आज बता रहा हूँ, मैं आज देख रहा था, मैं आज होटल के रेट्स देख रहा था, आप यकीन मानिए चौंक गया मैं। तो मैं शायद खैर फिर लेट्स सी, ठीक है, मैं आप अभी कहीं पे एक बार आप और दिल्ली के देखूंगा। उस एरिया में है जहाँ पर अभी who's who of the मैं world नॉर्थ आए इंडिया हुए के हैं। होटल, हाँ हाँ, नहीं, मैं बोलिए। नॉर्थ इंडिया के देख रहा था, मैं वैसे भी देख रहा था, और नॉट एग्जैक्टली दिल्ली, लेकिन होटल प्राइसेस अभी बहुत फर्म है। खैर, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, और जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, अगेन ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, हम इस पे लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, बट यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जो जनरल कंसेंसस है और हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ-जहाँ बेड कैपेसिटी बढ़ रही है, और स्पेशली अगर ब्राउनफील्ड बेड कैपेसिटी बढ़ रही है, वहाँ पर बेड लेना ज़्यादा आसान है, बिकॉज़ वहाँ पर आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और बेड की ऑक्यूपेंसी का जो रेट है, वो बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा कंपेयर टू ग्रीनफील्ड, बिकॉज़ ग्रीनफील्ड जो हॉस्पिटल्स आते हैं उसके अंदर ओवरऑल पेशेंट, डॉक्टर, ओवरऑल नेटवर्क को बनने में थोड़ा वक़्त लगता है और उसका थोड़ा ड्रैग हो सकता है जो रिपोर्टेड पीएनएल है। तो हमारा बायसनेस थोड़ा ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन वाले हॉस्पिटल्स को लेकर ज़्यादा है। कि हॉस्पिटल्स की चर्चा हो गई, इससे पहले होटल की चर्चा हो रही थी, तो घूमने फिरने की बात हुई है तो राकेश जी खाने पीने की भी बात कर लेते हैं। इटर्नल और स्विगी पर क्या व्यू है? मतलब लगातार कमजोरी इस क्विक कॉमर्स स्पेस में भी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या आपको इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव नजर आ रहा है? क्योंकि कई बार ये अपना बिजनेस करने का तरीका बदलते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से पूरा सिचुएशन बिहेव करता है, तो ऐसे में आपकी राय क्या होगी? श्रेया जी, इस स्पेस को लेकर हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं ऑलरेडी पिछले करीब 2 साल से। हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोज़र है ये पूरा सेक्टर, ये स्पेस मिला के देखेंगे तो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस बिज़नेस को 2 पार्ट में बाँट दीजिए। एक है फूड डिलीवरी, जहाँ पे मेरे ख़्याल से मोर और लेस 2 प्लेयर मार्केट है। ओवरऑल वहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो या तो अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल स्विगी के केस में मार्जिन इम्प्रूवमेंट का ट्रैजेक्टरी विज़िबल दिखता है। साल दर साल यहाँ से मार्जिन इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। तो वो एक स्पेस है जहाँ पर ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हो रही है, बट मार्जिन्स में पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है। बट जहाँ तक क्विक कॉमर्स, जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पीस है, उसकी बात की जाए तो इटर्नल ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया पिछले कुछ सालों में। 2 से 3 साल में अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ दो डार्क स्टोर एक्सपेंशन, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस, वो काफ़ी अच्छा दिखा है। स्विगी उस केस में एक हिसाब से मैं बोलूँगा चैलेंजेस की तरह उभरा है। वो काफ़ी लैग कर रहे थे कुछ एस्पेक्ट्स पे, स्पेशली जो ओवरऑल असॉर्टमेंट है, जो पहले नहीं मिलता था कंज्यूमर को, और डार्क स्टोर एक्सपेंशन जो उन्होंने भी दिखाया है जिस हिसाब से, उससे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस बहुत डायनामिक है। बट ये फिर भी 3 प्लेयर मार्केट बन के रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो नए प्लेयर्स आए हैं, वो या तो अपना एक्जिस्टिंग बिज़नेस बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पर जो ओवरऑल फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इन 3-4 प्लेयर्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से सिर्फ एक ही रिस्क है कि ये बिज़नेस जो है वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 प्लेयर ऑलरेडी लिस्टेड है, तीसरे प्लेयर को अगर लिस्टिंग के लिए आना है, तो उनको अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे-जैसे साइज़ इम्प्रूव होगा, ये एक बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट ब बेस है इसमें, टेक्नोलॉजी को लेकर, मैन पावर को लेकर। आप डिलीवरी कॉस्ट को हटा दीजिए तो बाकी बहुत सारा कॉस्ट फिक्स्ड होता है उस केस में। तो वहाँ पर ग्रोथ आने से मार्जिन एक्सपेंशन या मार्जिन इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल बनती है। तो हमें अभी भी इन दोनों नेम्स को लेकर काफ़ी पॉज़िटिव हैं। ये अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये हमारे पोर्टफ़ोलियो में बहुत क्लियरली दिखता है कि इनमें हमको नियर टू मीडियम टर्म में भी अच्छा पोटेंशियल दिखता है। प्रेशर ज़रूर आता रहेगा बीच में, जैसे अभी जो रिसेंटली कर्नाटक में गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेज़ लगाए हैं डिलीवरी को लेकर, तो इस तरह की न्यूज़ आती रहेगी, बट ये कन्वीनियंस जो है एक हैबिट बन चुका है कंज़्यूमर के माइंड में, तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गिग वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर वो न्यूज़ आई थी कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं राकेश जी आप इस स्पेस को लेकर। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छे धन्यवाद। तरीके से जवाब देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।